हेलो डे स्टूडेंट्स, द मेकिंग ऑफ ए ग्लोबल वर्ल्ड का ये फोर्थ ट्यूटोरियल है और पिछले ट्यूटोरियल से हमने शुरुआत की थी। ये टॉपिक आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, द 19th सेंचुरी। तो पिछले ट्यूटोरियल हमने इसके कुछ टॉपिक्स कवर कर लिए थे। जो टॉपिक्स हमने कवर किए थे वो ये थे और द रोल ऑफ टेक्नोलॉजी तक हमने कवर किया था। और इस ट्यूटोरियल में हमें इससे आगे बढ़ना है और जो टॉपिक हम पिकअप करेंगे वो है लेट 19th सेंचुरी कॉलोनियलिज्म। तो जैसा हमने इसमें अप्रोच अपनाया हुआ है, उसी अप्रोच के तहत हम देख लेते हैं कि क्या क्वेश्चंस हम कवर करेंगे इस ट्यूटोरियल में। और जो पेन नोट मैंने स्केच किए हुए हैं वो भी मैं आपको दिखाऊंगा, और उन क्वेश्चंस के आंसर्स हम बाद में देखेंगे जब हम टॉपिक को स्टडी कर लेंगे। तो ये देखते हैं, लेट्स एंटर इन द ट्यूटोरियल। और आई विल नॉट बी लाइव in front of the camera regularly because of some issues at my this setup. Okay, so let's enter into the tutorial. तो ये क्वेश्चंस हैं, इन्हें आप देख लीजिए स्क्रीन पर जो आपको दिखाई दे रहे हैं। इन सारे क्वेश्चंस को हम इस ट्यूटोरियल में कवर करेंगे और इसके आंसर्स को हम तब लेंगे जब हम इन टॉपिक्स को हम अपने एनसीईआरटी बुक्स में पढ़ लेंगे, जिससे कि आपको आसानी से इनके आंसर्स भी समझ में आए और जो हम पेन नोट्स देंगे वो समझ में आए। और बाकी सब कुछ आपका वेबसाइट पे अवेलेबल है, आप जाकर मेहनत करके थोड़ा सा सर्च कर लीजिए। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, वीडियो डिस्क्रिप्शन में। और भी क्वेश्चन हैं और ये भी क्वेश्चन हैं जो हम कवर करेंगे जो इंडेंचर्ड लेबर से रिलेटेड है। और ये क्वेश्चन जिसमें हम थोड़ा देखेंगे कि ट्रेड सरप्लस और किस प्रकार से जो इंडियन इकोनॉमी थी वो एक अपना रोल प्ले कर रही थी, जो भी मैंने अभी बोला ना आपको पिछले कुछ टाइम से। तो सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो एग्जाम में कभी ना पूछे गए हैं और इन्हीं में से कोई ना कोई क्वेश्चंस आपको मिल जाएगा आपकी बार के एग्जाम में। तो चलिए हम टॉपिक पर लौटते हैं। लेट 19th सेंचुरी कॉलोनियलिज्म। अब कॉलोनियलिज्म का मतलब तो आप समझते होंगे कि दूर का कोई देश, जैसे हम यहाँ पे यूरोपियन कंट्रीज़ का हम एग्जाम्पल लेते हैं, वो जाके एशिया और अफ्रीका जैसे कॉन्टिनेंट में डिफरेंट कंट्रीज़ को कंकर करके वहाँ पर अपना आधिपत्य जमाना, अपना साम्राज्य फैलाना और वहाँ पे वहाँ के नेचर रिसोर्सेज को अपने इकोनॉमिक गेन के लिए यूज़ करना। मतलब अगर हम अफ्रीका का छोड़ दें उदाहरण, खासकर साउथ अफ्रीका, तो ये कंट्रीज़ जो हैं उन कंट्रीज़ पर उन्होंने अब शासन किया, लेकिन वहाँ पर वो बसे नहीं। जैसा कि हम मुग़लों का इतिहास पढ़ते हैं, वो आए यहाँ पर, बाद में यहाँ पे बस भी गए, तो ऐसा कुछ नहीं था। इसलिए हम इसे कॉलोनाइजेशन या कॉलोनियलिज्म से जोड़ते हैं। और जो कंट्री जैसे इंडिया जो है, इंडिया को गुलाम बनाया ब्रिटेन यानी ब्रिटिश पावर ने, तो ब्रिटेन एक इम्पीरियल पावर होगा, हम उसकी कॉलोनी होंगे। और ब्रिटेन का ये जो पूरा प्रोसेस है हमारी कॉलोनी बनाने को, इसे कहते हैं इम्पीरियलिज्म। ठीक है, तो लेट 19th सेंचुरी में कॉलोनाइजेशन और स्ट्रांग हुआ और तेज़ी से बढ़ा। तो कैसे बढ़ा वो हम देखते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ट्रेड फ्लॉरिश हो रहा था, मतलब खूब फल फूल रहा था, और मार्केट्स भी एक्सपेंड कर रही थी। मतलब मार्केट में प्रोडक्शन यानी जो चीज़ें बनकर फैक्ट्री में, इंडस्ट्रीज़ में, वो वहाँ पर पहुँच रही थी और बिक भी रही थी। यानी अच्छा खासा मुनाफे का दौर था। किन के लिए? खासकर उन पावर्स के लिए जो उत्पादन मार्केट में पहुंचा पा रही थी, कम दाम पर लोगों को उपलब्ध करा पा रही थी। तो लेट 19th सेंचुरी में ये सब हो रहा था। लेकिन ये जो पीरियड था ना, ये जो मार्केट एक्सपेंशन का और फ्लोरिशिंग ट्रेड का, तो इससे प्रॉस्पेरिटी तो इंक्रीज़ हो रही थी एक तरफ, लेकिन ये पीरियड में हमें ये भी रियलाइज़ करना है, इम्पॉर्टेंट है ये कि रियलाइज़ करें कि इसका एक डार्कर साइड भी हमें था। मतलब एक तरफ तो इंक्रीज प्रॉस्पेरिटी देखने को मिल रही थी, लेकिन उसका साइड इफ़ेक्ट बहुत ही बैड इफ़ेक्ट वाला था। यानी एक प्रकार से आप ये कह सकते हैं जैसे अमीर और गरीब की जो खाई होती है ना, वो की हम बात कर रहे हैं। तो क्या बात थी? वो ये थी कि एक तरफ तो इंक्रीज प्रॉस्पेरिटी थी फॉर द यूरोपियन पावर्स मोस्टली, लेकिन मैनी पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड ने, दुनिया के बहुत से पार्ट्स में इस ट्रेड के एक्सपेंशन से, एक प्रकार से ट्रेड का एक्सपेंशन और वर्ल्ड इकोनॉमी को हम यहाँ पे साथ लेके चल रहे हैं। मतलब वर्ल्ड इकोनॉमी मतलब ग्लोबलाइजेशन की वजह से। ग्लोबलाइजेशन मतलब जो डिफरेंट कंट्रीज़ और कंट्रीज़ में जा रही थी, खासकर यूरोपियन कंट्रीज़ और कंट्रीज़ में जा रही थी, वहाँ पे मार्केट डेवलप करना चाहती थी और प्रोडक्शन के लिए नेचर रिसोर्सेज को यूज़ करना चाहती थी। तो उसके तहत जो ये ग्लोबलाइजेशन बढ़ रहा था, उस ग्लोबलाइजेशन का दूसरा मतलब दुनिया के कई देशों में था लॉस ऑफ फ्रीडम, उनकी आज़ादी का ख़त्म होना। जैसे कि इंडिया, अब इंडिया में इंग्लिश पावर क्यों आई? व्यापार करने आई, ट्रेडिंग कंपनी थी ना ईस्ट इंडिया कंपनी।
ट्रेड क्यों करना चाहती थी? मुनाफे के लिए करना चाहती थी, और धीरे धीरे फिर उसने इंडिया को एक कॉलोनी बना लिया, है ना। तो हमारी तो लॉस ऑफ फ्रीडम हो गई ना, और साथ ही साथ लाइवलीहुड यानी जो हमारा जीवन था उसमें भी हमें डिफ़िकल्टीज़ फेस करनी पड़ी। हमारी जीविका के साधन ख़त्म होने लग गए, हमारी इनकम के स्रोत ख़त्म होने लग गए। तो एक तरफ तो इंक्रीज प्रॉस्पेरिटी फॉर द कॉलोनियल पावर्स, फॉर द इंपीरियल पावर्स, फॉर द यूरोपियन पावर्स, और दूसरी तरफ एशिया और अफ्रीका जैसे देशों में जहाँ उनको कॉलोनी बना लिया गया था, वहाँ पर लॉस ऑफ फ्रीडम एंड लाइवलीहुड। लेट 19th सेंचुरी यूरोपियन कंकरर्स प्रोड्यूस्ड मैनी, और ये जो यूरोपियन कंकरर्स थे, है ना, जो इंग्लिश थे, द पुर्तगीज थे, द फ्रेंच थे, है ना, जर्मन, तो ये सब एक पेनफुल लाइफ, इकोनॉमिक हो चाहे सोशल हो चाहे इकोलॉजिकल हो, ये लेकर आए कॉलोनीज़ में। इकोलॉजिकल का मतलब ये होता है कि जब वो कहीं के नेचर रिसोर्सेज का एक्सप्लॉइटेशन करेंगे तो वहाँ के इन्वायरमेंट पर तो उसका असर पड़ना ही पड़ना है ना। जैसे हमारे देश में जंगलों को काट कर उन्होंने बागान और साइंटिफिक कृषि करने की कोशिश की, जो आपने क्लास 6, 7, 8 के बुक्स में पढ़ा होगा। तो ये सब कुछ हुआ, और जो कॉलोनाइज सोसाइटीज़ थी, फॉर एग्जांपल इंडिया कॉलोनी था तो इंडिया के रहने वाले, इनके लिए आप कॉलोनाइज सोसाइटीज़ आप यूज़ कर सकते हो। उसी तरह अफ्रीका में था, तो उनको वर्ल्ड इकनॉमी में, ग्लोबल इकनॉमी में जब जोड़ा इन पावर्स ने, यूरोपियन कंकरर्स ने, तो एक पेनफुल इकोनॉमिक, सोशल, इकोलॉजिकल चेंजेस उन देशों में देखने को मिले। सामाजिक और आर्थिक बदलाव और पर्यावरण की दृष्टि से भी बदलाव देखने को मिले। यानी कुल कहने का मतलब ये है कि 19th सेंचुरी के दौरान जो यूरोपियन कंकरर्स थे, ट्रेडर्स थे, उनकी तो प्रॉस्पेरिटी इंक्रीज़ कर रही थी, लेकिन जहाँ जहाँ जाकर उन्होंने जिन देशों पे कब्जा किया और वहाँ पे एक्सप्लॉइटेशन किया, वहाँ की लाइफ, वहाँ के लोगों की लाइफ पेनफुल हो गई थी। अब पेनफुल कहाँ से हो गई? इकोनॉमिक, यानी उनकी आय के स्रोत खत्म होंगे, है ना। सोशल, यानी उनका जो सामाजिक जीवन है उस पे भी इन्होंने अपनी कल्चर को लादने की कोशिश की। तो वो सब चीज़ें थीं। और आप यहाँ पे इस ट्यूटोरियल में हम अफ्रीका का काफ़ी केस स्टडी करेंगे यहाँ पर। तो यहाँ पर अफ्रीका का एग्जांपल दिया गया है कि ज़रा अफ्रीका का मैप आप देखिए, और आप देखेंगे कि यहाँ पे कंट्रीज़ के जो बॉर्डर्स हैं वो स्ट्रेट दौड़ रहे हैं। ऐसा लगता है जैसे किसी ने रूलर से लेकर इनके बॉर्डर बना दिए गए हो ना। जैसे आप देखिए, ये स्ट्रेट है, ये स्ट्रेट है, फिर ये स्ट्रेट है ना, ये लगभग स्ट्रेट है, ये लगभग स्ट्रेट है। तो ऐसे लगता है जैसे बड़ा ही तरीके से काट पीट करके तैयार किया गया। तो इनफैक्ट यह सच में, वास्तव में ये यूरोपियन पावर्स ने ऐसा ही किया था। क्या किया था? यूरोपियन पावर्स जो है अफ्रीका में, मतलब डिफरेंट यूरोपियन पावर्स, कोई एक यूरोपियन पावर का कब्जा अफ्रीका में नहीं था, तो उन्होंने इनके बॉर्डर्स को डिमार्केटिंग का मतलब डिवाइड करते हुए अपने में बांट लिया। मतलब द यूरोपियन पावर्स इन अफ्रीका ड्रू अप द बॉर्डर डिमार्केटिंग, मतलब उनको डिवीज़न करते हुए, उनको बांटते हुए रिस्पेक्टिव टेरिटरीज़ को अपने बांट लिया। अब यहाँ पे आप 1 मार्क क्वेश्चन की भी तैयारी है कि 1885 में जो यूरोपियन पावर थी वो बर्लिन में मिली, और वहाँ पर मिलने के बाद उन्होंने आपस में समझौता किया कि किस प्रकार से अफ्रीका को वो आपस में कार्व कर लें, मतलब एक प्रकार से बाउंड्रीज खींच के अपने में बांट लें। तो ये बर्लिन में मीटिंग में ये हुआ था। और ब्रिटेन और फ्रांस, है ना, इन्होंने अच्छे खासे एडिशंस अपनी टेरिटरीज़ में किए, क्योंकि पुरानी पावर्स थी ये, है ना, पुर्तगीज़, फ्रेंच, ब्रिटिश पावर्स। और ओवरसीज टेरिटरीज़ का मतलब होता है भाई ब्रिटेन कहाँ है, फ्रांस कहाँ है, यूरोप में है, और अफ्रीका कहाँ है। तो अफ्रीका तो ओवरसीज टेरिटरीज़ हुई ना, समुद्र पार करके आना पड़ेगा। तो लेट 19th सेंचुरी में इन्होंने अफ्रीका में बहुत सी टेरिटरीज़ को जीता, अपने कब्जे में लिया ब्रिटेन और फ्रांस ने। बेल्जियम और जर्मनी नई पावर्स थीं जिन्होंने अफ्रीका में अपने क्षेत्र बनाए, न्यू कॉलोनियल पावर्स। तो कौन कौन सी? बेल्जियम और जर्मनी। मोस्टली जो है वो फ्रेंच, पुर्तगीज़, ब्रिटिश, है ना, स्पेनिश भी थे। तो ये कुछ पुरानी यूरोपियन पावर्स थी। द यूएस आल्सो बिकेम, और अमेरिका भी आगे चल के कॉलोनियल पावर बन जाता है, यानी पूरा का पूरा जो वेस्ट, है ना, इंक्रीज एंड प्रॉस्पेरिटी, और जो हमारा ईस्ट और अफ्रीका, पेनफुल लाइफ ऑफ द पीपल बिकॉज दे वर कॉलोनाइज्ड। तो यूएस आल्सो बिकेम 1890s में जाकर ये जो है कॉलोनियल पावर अमेरिका थोड़ा देर से बना, और उसने भी जो स्पेन से जीत कर टेरिटरीज़ को अपने कब्जे में किया। मतलब देर टेकिंग ओवर सम कॉलोनीज अर्लियर हेल्ड बाई स्पेन, पहले स्पेन की थी। अगर हम चलिए मैप को भी देखेंगे तो आप एक एग्जांपल देख सकते हैं कॉलोनिज्म का, इकोनॉमी का। मतलब लेट अस लुक एट वन एग्जांपल और डिस्ट्रक्टिव इम्पैक्ट ऑफ कॉलोनिज्म ऑन द इकोनॉमी एंड लाइवलीहुड्स ऑफ कॉलोनाइज्ड पीपल। तो कॉलोनाइज्ड पीपल का मतलब क्या है? गुलाम देश के लोगों की लाइफ, लाइवलीहुड्स
की इकनॉमी पर क्या असर पड़ा, कितना डिस्ट्रक्टिव इम्पैक्ट था इस कॉलोनाइजेशन का, वो हम पढ़ेंगे आगे। तो इसके पहले हम मैप देख लेते हैं। आप इस मैप में देखिए किस प्रकार से, इधर देखिए ब्रिटिश, है ना, और इधर देखिए इटालियन, इधर देखिए जर्मन, और इधर देखिए पुर्तगीज़। तो इस प्रकार से डिफरेंट पार्ट्स ऑफ यूरोपियन पावर्स के बीच में डिवाइड हो गया अफ्रीका। और निश्चित है अफ्रीका के नेचुरल रिसोर्सेज का यूज़ इन्होंने किया होगा। जब वो नेचुरल रिसोर्सेज का यूज़ अपने गेन के लिए करेंगे तो निश्चित है कि वहाँ के लोगों को नुकसान पहुँचेगा, वहाँ के पर्यावरण को नुकसान पहुँचेगा, वहाँ के लोगों की लाइफ, वहाँ के लोगों की इकोनॉमिक लाइफ, सोशल लाइफ भी डिस्ट्रॉय होगी। यहाँ पे देखिए पूरा यहाँ पे स्केल दिया गया, आप देख सकते हैं कितनी पावर्स है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 पावर्स। इंडिपेंडेंट स्टेट्स को छोड़कर 8 पावर्स यहाँ पर है। तो ये 19वीं सेंचुरी का मैप था। अब तो यहाँ पे देश आज़ाद है। ये जो दिया गया है इसको हम बाद में पढ़ेंगे, पहले हम आगे चलते हैं और वो एग्जाम्पल देखते हैं कि कॉलोनाइजेशन का क्या इम्पैक्ट था। तो यहाँ पे रिंडरपेस्ट की बीमारी के बारे में दिया गया है और कैटल प्लेग के बारे में दिया गया है। ठीक, क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है। तो अफ्रीका में 1890s में एक बहुत तेज़ी से बीमारी फैली जिसे हम कैटल प्लेग कहते हैं, जो जानवरों को ही होती है, जिसे रिंडरपेस्ट नाम, मतलब रिंडरपेस्ट कहा गया है ना। तो ये इसके टेरिफाइंग इम्पैक्ट देखने को मिले लोगों के जीवन पर, क्योंकि पशुधन जिसे हम कहते हैं, मतलब कई लोग जो हैं वो पशु पाल कर ही अपना जीवन चलाते हैं। तो जब पशु मर जाएंगे, एनिमल्स आर डेड, तो उनकी इनकम का स्रोत, इनकम के सोर्स खत्म हो जाएंगे। तो जो लोकल इकोनॉमी थी उस इकोनॉमी पर इस बीमारी का बहुत असर पड़ा। लोकल इकोनॉमी का मतलब जो अफ्रीका के रहने वाले लोग थे, लोकली वो किस प्रकार से अपना जीवन किसी तरह व्यतीत कर रहे थे, वो ख़राब होने लगा, बर्बाद होने लगा। एक अच्छा एग्जांपल है वाइड स्प्रेड यूरोपियन इंपीरियल इम्पैक्ट का। देखिए यूरोपियन इंपीरियल इम्पैक्ट, जो मैंने इंपीरियलिज्म आपको बताया, इंपीरियल इम्पैक्ट का मतलब होता है कि यूरोपियन पावर्स जाकर दूसरे देशों पर कब्जा करके उन्हें अपने अधीन बना रही थी, तो वो इंपीरियल इम्पैक्ट हमें यहाँ पढ़ना है। कॉलोनाइज सोसाइटीज़ पर, कॉलोनाइज सोसाइटीज़ का मतलब सीधा सीधा मतलब है कि कॉलोनियल कंट्रीज़ पर, यानी जिन्हें उन्होंने अपना गुलाम देश बनाया था, वहाँ के लोगों के जीवन पर क्या असर पड़ा। यानी आप कॉलोनाइज्ड लाइफ ऑफ द पीपल इन कॉलोनाइज्ड कंट्रीज़। तो इट शोज़ हाउ इन दिस इरा ऑफ कॉन्केस्ट, ये कंकेस्ट का इरा था, कंट्रीज़ दूसरे कंट्रीज़ को जीत रही थी। तो उस स्थिति में अब जीतना क्या है भाई, उसके लिए तो हम आर्म्स और अम्यूनिशन का यूज़ करेंगे और हम बंदूकों का यूज़ करेंगे, हथियारों का यूज़ करेंगे। लेकिन साथ ही साथ बीमारियां भी अपना रोल प्ले कर रही थी। जैसे आपने स्मॉल पॉक्स के बारे में पढ़ा था, अमेरिका को जीतने में मदद मिली थी स्पेनिश को। तो यहाँ तक कि एक बीमारी भी अफेक्ट करती थी। तो अफ्रीका जैसे देश में जिनको कॉलोनी बना लिया गया था, वहाँ पर एक कैटल की बीमारी, मतलब डिजीज़ ऑफ कैटल, रीसेट द लाइफ्स ऑफ द फॉर्चून्स। फॉर्चून्स मतलब उनके भाग्य का, उनकी किस्मत का फैसला करना। तो हज़ारों की तादाद में लोगों के जीवन पर असर पड़ा। रीसेप्ट मतलब होता है कि भाई आप किसी चेंजेस, क्या चेंजेस आप लेके आते हो, एंड द रिलेशंस विद द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। अफ्रीका के लोगों पर इस बीमारी का, वहाँ के जानवरों पर जो असर था, उससे उनके जीवन पर असर पड़ा लोगों के। और इस प्रकार से अफ्रीका का दुनिया के दूसरे देशों से क्या संबंध है, उस पर भी असर पड़ा। हिस्टोरिकली मतलब अगर हम अफ्रीका के इतिहास को देखते हैं तो हम देखते हैं कि वहाँ के लोगों की क्या आदत थी। देखिए वहाँ की पॉपुलेशन कम थी, ज़मीनें काफ़ी ज़्यादा थी, अबंडेंट लैंड मतलब पर्याप्त मात्रा में ज़मीनें थी बहुतायत में। तो क्या है, लोगों के पास ज़मीनों की कमी नहीं थी। और मतलब सदियों से, मतलब लंबे समय से वो लोग क्या कर रहे थे कि ज़मीन का इस्तेमाल करते थे और अपने लाइव स्टॉक का इस्तेमाल करते थे। लाइव स्टॉक का मतलब पशुधन, मतलब उन्होंने जानवर भी पाले हुए थे, उनका भी यूज़ करते थे, अपनी ज़मीन पर खेती भी करते थे और अच्छा जीवन व्यतीत कर रहे थे। और इसने अफ्रीका की लाइवलीहुड को सस्टेन किया हुआ था। सस्टेन का मतलब होता है कि ये जो तरीका इन्होंने अपनाया था अपने जीवन यापन का, उससे उनका जीवन ठीक ठाक चल रहा था। और लोग वेजेस पे काम करना नहीं चाहते थे, मतलब वो किसी दूसरे के लिए काम कर कर पैसा कमाना नहीं चाहते थे, मजदूर नहीं बनना चाहते थे। और अफ्रीका में अगर हम लेट 19वीं सेंचुरी की बात करें तो अफ्रीका में बहुत कम ऐसे कंज्यूमर गुड्स थे, मतलब जो मार्केट में बिकते हैं। जैसे आज हम मार्केट में जाते हैं तो जो भी कुछ हम अपने लिए खरीद के लेके आते हैं खाने पीने के लिए या यूज़ करने के लिए, कंज्यूमर गुड्स, मतलब फॉरेन प्रोडक्ट्स जो थे, वो मार्केट में बहुत कम ऐसे प्रोडक्ट थे जिन्हें वेजेस खरीद सकते थे। कहने का मतलब ये है कि ऐसे प्रोडक्ट्स बहुत कम थे जिनके लिए मजदूरी कर कर पैसा कमा कर खरीदने वाली स्थिति पैदा होती हो। और तो इसलिए भी लोग वेजेस पे काम नहीं करना चाहते थे। इफ़ यू हैड बीन इन अफ्रीका, अगर आप अफ्रीका में उस समय होते और आपके पास ज़मीन होती और लाइव स्टॉक होता जिसकी कोई कमी उस वक्त नहीं थी, तो
मतलब जिसकी कोई कमी नहीं थी, यहाँ लिखा गया है, तो आपको भी यू वुड नॉट हैव सीन लिटिल रीजन टू, तो आपको भी कोई कारण समझ में नहीं आता कि भाई हमें वेज के लिए काम करना चाहिए। कहने का मतलब ये कि अफ्रीका में ज़मीन और पशुओं की कमी नहीं थी, लोग उससे काम चला लेते थे, उनकी जीविका अच्छे ढंग से चल रही थी। बाज़ार में जो प्रोडक्ट्स आते थे बहुत कम ऐसे प्रोडक्ट्स थे जिनके लिए मजदूरी कर कर और ज़्यादा पैसा कमा कर खरीदने की इच्छा लोगों में हो, प्रोडक्ट्स कम थे। तो ऐसी स्थिति भी नहीं थी, लोग खुश थे और ऐसी स्थिति में मजदूरी करने का कोई कारण नज़र नहीं आता था अफ्रीकन्स को, ठीक है। तो आखिर क्या प्रॉब्लम थी? आगे देखते हैं कि इनकी इस लाइफ से प्रॉब्लम यूरोपियंस को क्या थी। लेट 19th सेंचुरी में यूरोपियंस जो हैं वो अफ्रीका की तरफ आकर्षित होते हैं, मतलब अफ्रीका में वो किस चीज़ के लिए अट्रैक्ट होते हैं, तो इससे रिलेटेड क्वेश्चंस भी अभी हम देखेंगे। तो उसकी वजह है यहाँ पर वास्ट नेचुरल रिसोर्सेज, है ना, ज़मीन के रूप में और मिनरल्स के रूप में, ठीक। तो यूरोपियंस जब अफ्रीका में आए तो इस आशा से आए कि वो यहाँ पे ज़मीन पर प्लांटेशंस की खेती करेंगे और माइंस को भी एक्सप्लॉइट करेंगे, ठीक है। तो क्रॉप्स से जो प्रोडक्शन होगा और मिनरल्स जो वो निकालेंगे उन सबको यूरोप में एक्सपोर्ट कर देंगे। देखिए सीधी सी बात होती है कि मान लीजिए इंग्लैंड का हम उदाहरण लें, तो ये पावर अफ्रीका में आई, ठीक है। अफ्रीका के नेचर रिसोर्सेज को उसने एक्सप्लॉइट करना शुरू किया, क्रॉप का प्रोडक्शन किया, मिनरल्स भी माइन से निकाले और उसके बाद फिर इन्हें यूरोप में ले जाके मतलब बेच दिया, या अगर उनकी वहाँ इंडस्ट्री लगी हो तो उसके लिए कच्चे माल के रूप में वहाँ पे उसको यूज़ करके अब फिर फिनिश्ड प्रोडक्ट लाकर उन्होंने अफ्रीका में दोबारा बेचने की कोशिश की, अपने कॉलोनीज में दोबारा बेचने मतलब वहाँ पे बेचने की कोशिश की मार्केट में। तो ये है कॉलोनिज्म का एक रूप, एक्सप्लॉइटेशन ऑफ नेचर रिसोर्सेज फॉर देयर मदर कंट्री, है ना। और ये स्थिति पहले नहीं थी, मतलब पहले कोई राजा होता था तो वो किसी कंट्री पे शासन करता था तो वो उसका देश हो जाता था, उसके देश का हिस्सा हो जाता था, है ना। तो जो कुछ करता था वो अपनी कंट्री में, अपने देश के लिए, अपने साम्राज्य के लिए, अपने किंगडम के लिए, अपने एम्पायर के लिए करता था। पर कॉलोनाइजेशन या कॉलोनिज्म या इम्पीरियल पावर्स ऐसा नहीं करती थी, उनकी मदर कंट्री दूसरी होती थी और इनकी कॉलोनी दूसरी होती थी। तो ये एक बेसिक कंसेप्ट जो मेरे दिमाग में है मैंने कहा आपको बता दें, क्योंकि आप सोचते होंगे कि ऐसा क्यों होता था कि पहले के समय के साम्राज्यवादी ताकतों को हम क्यों नहीं कहते कि वो भी कॉलोनीज इस्टेब्लिश करती थी। तो बट देयर वाज अनएक्सपेक्टेड प्रॉब्लम, तो वो यहाँ कर इसका दोहन करना चाहती थी, मतलब इस्तेमाल करना चाहती थी, लेकिन प्रॉब्लम थी। मतलब ये जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट पैराग्राफ है कि प्रॉब्लम क्या थी। प्रॉब्लम ये थी, अब आप समझ गए होंगे कि वेजेस पे काम नहीं करना चाहते थे। अब देखिए कोई भी आप खेती करोगे या मिनरल्स को आप एक्सट्रैक्ट करना चाहते हो तो आपको आदमी की ज़रूरत पड़ेगी, और अफ्रीका में काम करने के लिए लोग राजी नहीं थे। तो ये अनएक्सपेक्टेड प्रॉब्लम है, शॉर्टेज ऑफ लेबर वाज द अनएक्सपेक्टेड प्रॉब्लम, क्योंकि जो वहाँ के लोग थे दे वर नॉट विलिंग टू वर्क फॉर वेजेस। लोगों की इच्छा शक्ति वेजेस पे काम करने की नहीं थी, मजदूरी पे काम करने की नहीं थी कि आप दूसरे के लिए काम करें और फिर आपको महीने या दिन की मजदूरी दे दी जाए। तो जो एम्प्लॉयर्स थे, एम्प्लॉयर मतलब जो लोगों को काम पे लगाते हैं, काम पे रखते हैं, उन्हें वेजेस देते हैं, यानी यहाँ पे जो एम्प्लॉयर्स हैं यूरोपियंस हैं। तो उन्होंने कई तरीके अपनाए, कई हथकंडे अपनाए, कई मेथड्स अपनाए कि वो लेबर को रिक्रूट कर सकें, मतलब भर्ती कर सकें काम के लिए। और हैबिट, अब देखिए यही है पेनफुल जर्नी, मतलब पेनफुल जो किस प्रकार से लाइफ पेनफुल बनी अफ्रीका का हम एग्जांपल लेके केस स्टडी कर रहे हैं। यूरोपियन पावर्स यानी जो इंपीरियल पावर्स थी वो अफ्रीका में जाके जब अपनी कॉलोनी स्टैब्लिश करती हैं, वहाँ के नेचर रिसोर्सेज को एक्सप्लॉइट करना शुरू करती हैं, तो किस प्रकार से लोगों का जीवन परेशानियों में पड़ जाता है। तो उसका उदाहरण यहाँ पे अफ्रीका का लिया गया है। तो उन्होंने क्या है कि क्या क्या तरीके अपनाए, हैवी टैक्सेस लगा दिए, ठीक है, क्योंकि भाई वहाँ पे वो जीतने वाली पावर्स थी, और इतना ज़्यादा टैक्सेस लगा दिए गए कि अगर उनको पे करना है तो उन्हें वेजेस पे काम करना ही पड़ेगा, क्योंकि वेजेस जो है वो आपको उससे मनी मिलेगी, नगद मिलेगा, तो वेजेस पे काम करना ही पड़ेगा प्लांटेशंस में और माइंस में। मतलब अगर आप मजदूरी करना चाहते हो तो या तो आपको उससे खेतों पे काम कराया जाएगा या फिर आपको खादानों में ले जाकर वहाँ से मिनरल्स की माइनिंग कराई जाएगी। इनहेरिटेंस लॉज वर चेंज्ड, इनहेरिटेंस लॉज वर चेंज का मतलब ये होता है कि भाई माता पिता तो उनकी संतान है, तो उनकी संतान को अपने माता पिता से उत्तराधिकार में क्या मिलने वाला है, तो वो इनहेरिटेंस लॉज में भी ये लोग चेंज करके लेके आए। तो क्या चेंज करके लेके आए वो हम चेंज देखते हैं। जो पीजेंट थे, किसान थे, उन्हें ज़मीनों से बेदखल करना शुरू किया गया, ठीक है। अब कैसे बेदखल करना शुरू किया गया, जीते जी नहीं, जब वो मर जाएं तो उनके जो संतानें हैं तो उनमें से सिर्फ एक ही मेंबर को जो ज़मीन है वो मिलेगी, बाकी सारे मेंबर्स को वो ज़मीन नहीं मिलेगी, है ना। जैसे मान लीजिए
कि 4 बेटे हैं और ज़मीन जो है वो मान लीजिए कि 3 बीघा है, तो 3 बीघा ज़मीन किसी एक को मिल जाएगी, बाकी तीनों को नहीं मिलेगी। अगर चारों को बँटती वो ज़मीन, है ना, तो चारों से काम चला सकते थे। अब किसी एक को मिल गई तो बाकी 3 तो बेचारे, उनका कोई इनकम का सोर्स ही नहीं रहा, तो उन्हें मजबूरी में कहाँ जाना पड़ेगा, मजदूर बन के वेजेस पे जीवन यापन करना पड़ेगा। तो इस तरह से वेजेस पे काम करने के लिए फोर्स किया जा रहा था, है ना। और समझ गए होंगे आप, वर नॉट अलाउड टू इनहेरिट लैंड, जिसकी वजह से क्या है कि बाकी जो अदर्स, यही जो मैंने बताया यहाँ पे, बाकी जो 3 बच गए, दे वर पुश्ड इनटू लेबर मार्केट। देखिए, मजबूर कर दिया कि आप लेबर मार्केट में आओ, मजदूरी पे काम करो। माइन वर्कर्स जो थे उन्हें, अब जैसे जो खादानों पे काम करने वाले लोग थे उन्हें माइन वर्कर्स कहा गया है, उन्हें कन्फाइन किया जाता था, जैसे जेल में बंद किया जाए ना, उस तरह से बाड़ों में बंद रखा जाता था, कहीं भाग हो ना जाए। कंपाउंड्स में ना डिफरेंट कंपाउंड्स बनाए गए थे, अहाते टाइप के बनाए गए थे, चाहे वो 4 दीवारी पत्थर की बनाई गई हो, चाहे वो कांटों की तारों की बनाई गई हो, वहाँ पे उनको रखा जाता था, उन्हें फ्रीली मूव करने नहीं दिया जाता था। अब देखिए, दिस इज़ the painful life of the African people, the native African people. And who are responsible for these painful life? The European conquerors, who are the imperial powers, who are the colonizers, है ना। और अफ्रीका के लोगों को क्यों ये सब त्रासदी झेलनी पड़ी थी, क्यों ये प्रॉब्लम झेलनी पड़ी थी, क्यों उनकी लाइफ जो है वो डिफ़िकल्ट हो गई थी, क्यों पेनफुल हो गई थी? क्योंकि उन्हें उनको कॉलोनी बना लिया गया था, उनके क्षेत्र को, दे वर कॉलोनाइज्ड। उसके बाद फिर रिंडरपेस्ट जैसी बीमारी आई, मतलब जो ये सब हो रहा था वो कम क्या था, इसका डिवेस्टेटिंग इफेक्ट पड़ा, मतलब बर्बाद कर देने वाला इफेक्ट पड़ा। रिंडरपेस्ट जो है वो 1880s में अफ्रीका में पहुंचा। और ये कैसे आया ये भी आपको पता होना चाहिए कि इट वाज कैरिड बाय इन्फेक्टेड कैटल। ये उन जानवरों से आया जिन पर रिंडरपेस्ट के पेस्ट, यानी जो फैलाने वाले जो पेस्ट थे वो थे, और इन्हें ब्रिटिश एशिया से मंगाया गया। मतलब ब्रिटिश एशिया का मतलब इंडिया भी तो ब्रिटिश कॉलोनी था, तो ये ब्रिटेन के अधीन एशिया में जो देश थे वहाँ से जानवर मंगाए गए अफ्रीका में। किन के लिए मंगाए गए? इटालियन सोल्जर्स के लिए मंगाए गए, और उनके लिए मंगाया गया जो इटली के सोल्जर्स सैनिक लड़ रहे थे। इरिट्रिया, ईस्ट अफ्रीका में जो इरिट्रिया है देश क्षेत्र, तो वहाँ पर इटालियन सोल्जर्स को खिलाने के लिए मांस जानवरों का ये जानवर आयात किए गए, ठीक है। और अफ्रीका में जब ये घुसे, ईस्ट अफ्रीका से ये लोग घुसे थे, रिंडरपेस्ट जो है वो फैलना शुरू हुआ एक आग की तरह, जंगल की आग की तरह। जंगल में आग लगती है तो पेड़ दर पेड़ पकड़ते पकड़ते बहुत तेज़ी से फैलती है। तो ईस्ट अफ्रीका से शुरुआत हुई और ये अफ्रीका के अटलांटिक कोस्ट तक 1892 तक पहुँच गया। मतलब 1880s में शुरुआत हुई और 1892 तक पहुंच गया, और धीरे धीरे वो दक्षिण में केप तक पहुंच गया 5 साल बाद, यानी 1897 में। और 90% जो है कैटल वो मर गए। अगर हम मैप देखें तो ये हिस्सा आपका ईस्ट अफ्रीका का हो जाएगा, ठीक है। ये आपका अटलांटिक कोस्ट हो गया, क्योंकि ये जो आप नीला नीला पानी देख रहे हैं अटलांटिक महासागर का है, अटलांटिक ओशन का है। तो ये अटलांटिक ओशन का कोस्ट हो गया, यानी ईस्ट से अटलांटिक कोस्ट तक पहुंची, और यहाँ पर जो है वो केप है, तो दक्षिण तक अफ्रीका के ये पहुंच गई, और 90% जो है वो कैटल मर गए। और ये है देखिए इरिट्रिया, जहाँ पर इटालियन सोल्जर्स लड़ रहे थे। अब देखिए क्या मतलब, इनकी तो जो पशुधन था तो ख़त्म होने शुरू हो गया। अब क्या करेंगे लोग, मजबूरी में वेजेस पाएंगे ना। अब जो कैटल डिस्ट्रॉय हो गए अफ्रीका के, तो अफ्रीकन की लाइवलीहुड बर्बाद हो गई एक प्रकार से। जो कैटल्स, लॉस ऑफ कैटल की वजह से लॉस ऑफ लाइवलीहुड हुआ। और जो प्लांटर्स थे, मतलब जो बड़े बड़े बागानों के मालिक थे, माइन ओनर्स थे, बड़े बड़े खादानों के मालिक थे जहाँ से मिनरल्स निकाले जाते थे, है ना। तो उन्होंने क्या किया, अच्छा कौन लोग थे ये लोग? यूरोपियन पावर्स थी, कॉलोनियल गवर्नमेंट्स, मतलब इनकी जो गवर्नमेंट थी कॉलोनियल गवर्नमेंट थी। कॉलोनियल गवर्नमेंट ने क्या किया कि मोनोपोलाइज्ड व्हाट स्केर्स कैटल रिसोर्सेज रिमेन्ड। मोनोपोलाइज्ड व्हाट कैटल रिसोर्सेज रिमेन्ड का मतलब ये है कि जितने जानवर कुछ बच भी गए 10%, तो उन पर कब्जा कर लिया इन अंग्रेजी ताकतों ने, इन यूरोपियन पावर्स ने, इन कॉलोनाइजर्स ने, इन इंपीरियल पावर्स ने। और इससे उनकी ताकत और बढ़ गई, और जो अफ्रीकन्स थे उन्हें लेबर मार्केट में मजबूर होकर आना ही पड़ा, है ना। इस तरह से उन्होंने मोनोपोलाइजेशन कर दिया कि जो जानवर हैं उन्हें अपने कब्जे में ले लिया। तो अब उनके पास कुछ भी नहीं रहा, मजबूरी में बेचारे मार्केट में आए। तो इस प्रकार से जो भी कुछ जानवर बचे थे, मतलब जो स्केर्स रिसोर्सेज कैटल के रूप में था, उस पर कब्जा करके यूरोपियन कॉलोनाइजर्स ने जो अफ्रीका है उसको सबड्यू कर लिया, अपने अधीन कर लिया।
और यही स्टोरी, सिमिलर स्टोरीज़ आपको और जगहों पर भी दिखने को मिलेगी जहाँ जहाँ पे वेस्टर्न कंक्वेस्ट हुआ, यूरोपियन पावर्स ने जाकर जिन जिन देशों पे अपने कब्जे किए, वहाँ की लाइफ कुल मिला के थोड़ा बहुत मिलती जुलती थी इन अदर पार्ट्स ऑफ 19th सेंचुरी वर्ल्ड, जिसमें इंडिया भी शामिल है। इंडिया पे भी इनके अत्याचार थे, नेचर रिसोर्सेज का एक्सप्लॉयटेशन इन्होंने किया था और अपनी कल्चर को लादने की कोशिश की थी। और आज आप इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ रहे हैं और इंग्लिश कल्चर को फॉलो कर रहे हैं, अपनी कल्चर को भूलते चले जा रहे हैं। यही काम उन्होंने हम पर, यही कोशिश अंग्रेज़ों ने की थी और जब तक वो यहाँ रहे तब तक तो उतना कामयाब नहीं हुए, और जब यहाँ से चले गए तो अब हम उनकी कल्चर को खूब कायदे से फॉलो कर रहे हैं आज़ाद होने के बाद। अरे बैलेंस बनाना चाहिए यार, नहीं करते हो। मतलब आप आत्मा से, दिल से, मन से एक हिंदुस्तानी बन के रहो ना। जहाँ जाओगे हिंदी में बोल सकते हो तो अंग्रेजी। अब मीडियम देखिए, सेलिब्रिटीज़ आते हैं उन्हें अंग्रेजी, हिंदी मतलब ही नहीं है, अंग्रेजी बोलने में साख बघाड़ते हैं। इससे तो अच्छा हमारे जो मतलब ग्रेटेस्ट सेलिब्रिटीज़ है, चाहे वो आमिर खान हो, चाहे शाहरुख खान हो, चाहे वो अमिताभ बच्चन हो, अच्छी हिंदी बोल लेते हैं। बाकी लोग पक 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 लगाए रहते हैं इंग्लिश में। तो अब यहाँ पर ये तो आपको पूरा हो गया। इससे रिलेटेड क्वेश्चन हम देख लेते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन तो ये है कि व्हाट अट्रैक्टेड द यूरोपियंस टू अफ्रीका, गिव एनी 3 रीजंस। तो अभी हमने इसको स्टडी किया था तो ये आप समझ जाएंगे। और इसके बाद रिंडरपेस्ट का क्या असर पड़ा अफ्रीका पर 1890s में, और रिंडरपेस्ट किस प्रकार से इंस्ट्रूमेंटल था, मतलब किस प्रकार से उसने एक रोल प्ले किया अफ्रीका को सब्जुगेट करने में, अधीन करने में, है ना, क्या भूमिका निभाई। तो वो आपको यहाँ पर देखिए पूरा दिया गया है। और हमारी वेबसाइट पे तो कहीं कहीं हमने जो है एक क्वेश्चन के 2-3 आंसर बना के दिए हैं, जिससे कि आपकी इनरिचमेंट हो सके इस सब्जेक्ट की पकड़ पर। तो ये 2 क्वेश्चन में सारी चीज़ें कवर हो गई जो मैं आपको बताना चाहता था। और ये रहे पेन नोट्स जो मैं आपको दिखाना चाहता था कि डार्कर साइड ऑफ ग्लोबलाइजेशन का और अफ्रीका का केस, किस प्रकार से कॉलोनियल डिवीज़न होता है ना, यूरोपियन पावर्स मिलती हैं 1885 में, और किस प्रकार से जो डिस्ट्रक्टिव इम्पैक्ट है कॉलोनाइजेशन का रिंडरपेस्ट कैटल डिजीज़ के रूप में भी देखने को मिलता है। और जो अफ्रीकन्स थे उन्हें लेबर मार्केट में फोर्स किया जाता है, इसी के लिए कितने कदम उठाए थे, कितने हथकंडे अपनाए थे, वो सारे के सारे यहाँ पे दिए गए हैं। जो मेथड्स हैं यहाँ पे दिए गए हैं, पूरे पूरे नोट्स मैंने बनाए हैं आपके लिए। मतलब वेबसाइट जो नोट्स दिए गए हैं, पेन नोट्स मैंने अलग से बनाए हैं, मेहनत की है। और रिंडरपेस्ट कैटल डिजीज़ के बारे में भी अगर पॉइंट्स लिखने हो तो आपको यहाँ से पॉइंट्स मिल जाएंगे, यहाँ से आप देख सकते हैं। अब इंडेंचर्ड लेबर की तरफ हम बढ़ रहे हैं तो थोड़ा सा यहाँ चलिए बाद में आएंगे, देखेंगे, पहले हम चैप्टर की तरफ लौटते हैं। लेकिन हम इंडियन लेबर माइग्रेशन फ्रॉम इंडिया इस टॉपिक को हम कवर करेंगे नेक्स्ट ट्यूटोरियल में। टिल देन बाय बाय, हैव हैप्पी लर्निंग।